नमस्कार। तारीख 9 सितंबर, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अफगानिस्तान में बच्चों की जिंदगी है संकट में। जलालाबाद के अस्पताल में हर दिन औसतन 3 बच्चों की हो रही है मौत। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या केस का 1 महीना पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से कहा कि कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटें। विपक्ष ने सरकार पर फिर उठाए सवाल। उल्टा उस पर कार्रवाई करने के बदले और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले फिर से एक बार ममता बनर्जी वही कर रही है कि किसी और पर दोष मढ़ो। पेरिस पैरालंपिक में 29 पदकों के साथ भारत का सफर रहा शानदार। जिन इवेंट्स में भारत को पहले मेडल नहीं मिले हैं, वहां मेडल भी आए और फिर गोल्ड मेडल भी आए। और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी क्रिएट किए भारतीय एथलीट्स ने। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। इसराइल ने सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के अनुसार इसमें 16 लोगों की जान गई है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने स्वास्थ्य अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया कि 36 लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं इस्राएली सेना ने कहा है कि वो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे आपराधिक हमला करार दिया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 दिनों की भारत दौरे पर हैं। क्राउन प्रिंस सोमवार सुबह ही दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का पहला भारतीय दौरा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक शेख खालिद के साथ दूसरे कई मंत्री और व्यापारी भी भारत के दौरे पर हैं। क्राउन प्रिंस ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे विपक्षी नेता एडमंडो गोंसालेस ने रविवार को वेनेजुएला छोड़ दिया और उन्होंने स्पेन में राजनीतिक शरण ली है। वेनेजुएला में 28 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद से ही राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। इस चुनावी नतीजे में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया था। वेनेजुएला में गोंजालेस की प्रेस टीम की तरफ से उनका एक ऑडियो मैसेज भी जनता के बीच प्रसारित किया जा रहा है। इस मैसेज में वो कह रहे हैं कि हम आजादी के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और वेनेजुएला में जल्द ही लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करेंगे। वहीं वेनेजुएला की संसद में विपक्ष के पूर्व सदस्य फ्रेड गुएरा ने बीबीसी से कहा, Edmundo Gonzalez was forced by the dictatorship to flee, and now we're hoping that even though that he's not going to... फ्रेडी कह रहे हैं एडमंडो गोंसालेस तानाशाही के कारण भागने को मजबूर हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे अधिकारों के लिए देश से बाहर से लड़ाई करेंगे। जबकि मारिया विपक्ष की नेता हैं और कई अन्य वेनेजुएलावासी बेहतर भविष्य के लिए देश के अंदर से ही लड़ते रहेंगे। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री ने बताया है कि तूफान यागी के कारण रेड नदी पर बना पुल गिर गया और 10 कारें और 2 स्कूटर बह गए। डिप्टी प्रधानमंत्री ने बताया कि 13 लोगों की खोज जारी है, वहीं 3 लोगों को बचा लिया गया है। तूफान यागी से शनिवार से अभी तक 59 लोगों की मौत हुई है। तूफान यागी दक्षिण चीन और फिलीपींस में 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल गांधी ने टेक्सास में भारतीय समयानुसार आज सुबह 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। आरएसएस पर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। इस पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने अमेरिका में राहुल गांधी के आरएसएस को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये संगठन भारतीय संस्कार और संस्कृति से पैदा हुआ है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट की शुरुआत आज अफगानिस्तान से कर रहे हैं। अफगानिस्तान का जिक्र जब भी आता है तो एक ऐसे देश की विभीषिका सामने आती है जो सालों तक युद्धरत रहा। यहाँ आज तालिबान का शासन है। तालिबान के शासन के दौरान यहाँ की महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों और उनके साथ होने वाले व्यवहार की कहानियां सबके सामने आती रही हैं। मोहन, आज हम बात करेंगे बच्चों की,
अफगानिस्तान में बच्चों पर कुपोषण के रिकॉर्ड स्तर के बढ़ते सबूत सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीबीसी को बताया कि पिछले 6 महीने में सिर्फ एक अस्पताल में 700 बच्चों की मौत हो गई है। तालिबान अधिकारियों का कहना है कि जलालाबाद के अस्पताल में हर दिन औसतन 3 बच्चों की मौत हो रही है और 5 में से सिर्फ 1 बच्चे के लिए जगह है जिसे इलाज की सख्त जरूरत है। अस्पताल के एक डॉक्टर सिकंदर गनी ने बताया कि बच्चों को आखिर क्यों नहीं बचाया जा सका। If one child dies, we also suffer. सिकंदर गनी कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा मरता है तो हमें भी दर्द होता है। मैं समझ सकता हूं कि उनके माता पिता कैसा महसूस करते होंगे, लेकिन हमारे पास सुविधाओं, दवाओं और कर्मचारियों की कमी है। अगर हमारे पास ज्यादा संसाधन होते तो हम ज्यादा बच्चों को बचा सकते थे। अफगानिस्तान में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही समस्याएं बनी हुई हैं, जहां 30 लाख से ज्यादा बच्चे जोखिम में हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क की केट क्लार्क ने कहा कि 3 साल पहले तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। Most of the aid disappeared overnight. All of the military support, all the money that the foreign केट armies क्लार्क spent कह in रही हैं, Afghanistan. ज्यादातर मदद रातों रात गायब हो गई। सभी तरह की सैन्य मदद, पैसे जो विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान में खर्च करती थी, अर्थव्यवस्था लगभग 1/4 तक सिकुड़ गई और ये वास्तव में पटरी पर वापस नहीं लौट पाई। हालांकि मानवीय मदद काफी बड़ी तादाद में वापस आ गई है, लेकिन ये उस अंतर को पूरा नहीं कर सकती। और फिर आपके पास तालिबान है जिसने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो इसे और भी कठिन बनाती हैं। महिलाओं को बुरी तरह के कामों से प्रतिबंध करना, बहुत तरीके के कामों से प्रतिबंध करना, निश्चित रूप से लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा से प्रतिबंधित करना, इन सब चीजों की वजह से दाइयां, डॉक्टरों, नर्सों, महिलाओं की संख्या पर भी असर पड़ेगा जो इस पेशे में जा सकती थी। तो ये एक मानवीय संकट है जो कि दिन ब दिन गहराता जा रहा है। कई सालों से चली आ रही जंग से अर्थव्यवस्था तबाह होने के कारण देश के ज्यादातर लोग बेहद गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं। आमतौर पर हम पॉडकास्ट में रिपोर्टों को जगह नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक विशेष रिपोर्ट सुनाने जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय को वहां जाने और उनकी स्थितियों को देखने समझने का मौका मिला है। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट प्रेरणा से। जलालाबाद के मुख्य अस्पताल में सुबह सुबह आमतौर पर यही देखने को मिलता है। हर कोने, हर गलियारे में सैकड़ों लोगों की भीड़ है, क्योंकि बेतहाशा गरीबी के कारण हर रोज और भी बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। 13 महीने की जहरा देश के करीब 32 लाख से ज्यादा कुपोषित बच्चों में से एक है। ऐसी बीमारी जो अफगानिस्तान के बच्चों को चपेट में ले रही है। यहाँ हर 4 में से एक ही बच्चा क्रिटिकल केयर में पहुंच पाता है। 7 महीने की बीबी हजीरा नवजात शिशु की तरह दिखती हैं। उनकी मां अमीना के 6 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। उन्होंने हमें बताया कि ये मेरे लिए कयामत की तरह है। मेरे बच्चे मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी बिस्तर पर 3 साल की सना भी है। उनकी मां ने कुछ महीने पहले उनकी बहन को जन्म देते हुए जान गंवा दी। ये है 3 साल के इल्हाम, जो कुपोषण और निमोनिया से जूझ रहे हैं। उनकी बहन 2 साल की उम्र में इसी बीमारी से मारी गई थी। इस एक ही कमरे में मौत की दर्जनों कहानियां दर्ज हैं। नसीबा ने अपने 4 बच्चे खोए हैं और अब वो अपनी बच्ची अस्मा को मौत से संघर्ष करते देख रही हैं। उनके छोटे से शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन हो गए हैं। यहाँ लाने से पहले ही अस्मा की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। नसीबा कहती हैं, ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म से मांस पिघल रहा हो। मैं अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। इन्फेक्शन के कारण ब्लड प्रेशर घटने से 1 घंटे बाद अस्मा की मौत हो गई। यहाँ 6 महीनों में 700 बच्चों ने दम तोड़ा है, यानी हर रोज करीब 3 ने। हमें अस्मा नाम की बच्ची की मौत का पता तब चला जब हम उसके बारे में पता करने इस वार्ड में लौटे। हमने देखा कि उसके जाने के बाद खाली हुए आधे बिस्तर पर एक और बीमार बच्चा लेटा हुआ था। आलिया नाम की ये बच्ची 3 महीने की है, बेहद कुपोषित हैं और उन्हें दूसरी कई दिक्कतें भी हैं। हालात ऐसे हैं कि इससे पहले कि डॉक्टर या नर्स वगैरह को किसी बच्चे की मौत को दर्ज करने या उसके दुख से उबरने का मौका मिले, दूसरे बच्चे यहाँ लाए जा चुके होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को इलाज की जरूरत है। आप आंकड़े तो सुन लेते हैं, मगर असल तस्वीर ये है। एक बच्चा दम तोड़ता है, चंद घंटों बाद दूसरा बीमार बच्चा यहाँ लाया जाता है।
पिछले 3 सालों में हम दर्जनों स्वास्थ्य संस्थानों में गए, जहां हमने इस संकट से बनी परिस्थितियों को देखा। अब बच्चे पोषण की कमी और इलाज से ठीक हो जाने वाली बीमारियों की वजह से डराने वाली रफ्तार से मर रही हैं। उमरा को गंभीर निमोनिया है और नर्स उनकी हालत सुधारने की कोशिश कर रही हैं। राहत एजेंसियों के कारण ही इस अस्पताल में इलाज संभव हो रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद वो स्वास्थ्य सेवाओं को फंडिंग दे रही हैं। उमरा की मां नसरीन कहती हैं, मैं बहुत डरी हुई हूं कि मेरी बच्ची को क्या होगा। काश उसकी तकलीफें मैं उठा पाती। 2 दिन बाद उमरा की भी मौत हो गई। ये सब मौतें तो दर्ज की जा रही हैं, मगर अस्पताल से बाहर भी बच्चे जान गंवा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी कम दिखाया जा रहा है। साथ ही बच्चों में सही से विकास न होने के मामले भी बढ़ रहे हैं। 5 साल से कम उम्र के 45% बच्चों पर इसकी मार देखने को मिल रही है। मोहम्मद की उम्र 2 साल है, मगर वो काफी छोटे रह गए हैं और खड़े भी नहीं हो पाते। उनकी माँ रोबीना कहती हैं, डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर इसे अगले 3 से 6 महीने तक इलाज मिलता है तो ये ठीक रहेगा, लेकिन हम तो खाना भी नहीं जुटा पा रहे। इसके इलाज का खर्च कैसे उठाएंगे? मुझे डर है कि वो विकलांग हो जाएगा और चल भी नहीं पाएगा। शरीर में ठीक से विकास न हो पाने के कारण ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जो ठीक नहीं किए जा सकते। हर जगह हमें खतरे में पड़े बच्चे दिखाई दिए। इन बस्तियों तक मदद पहुंचाना बंद हो गया है, लेकिन हमने देखा कि जहां मदद पहुंचती है वो कितनी ज्यादा मददगार साबित होती है। 8 महीने के मुजीब बहुत ज्यादा कुपोषित थे। उनके पिता सरदार गुल कहते हैं कि उन्हें खाने के जो पैकेट मिलते हैं उससे बेटे की हालत काफी सुधरी है। और उधर अस्पताल से भी एक अच्छी खबर आई। बीबी हाजिरा को पिछली बार जब हमने देखा था तब उनकी हालत नाजुक, मगर सही समय पर इलाज मिलने से जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। तो ये थी योगिता लिमाई की रिपोर्ट और ये आपको सुना रही थी प्रेरणा। यहीं पर आपको बता दें कि यदि आप इस स्पेशल रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो बीबीसी दुनिया में 10 बजे इसे देखना कतई ना भूलें। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट में आगे हम क्या सुनने वाले हैं? ये जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं आउट ऑफ ड्यूटी आज, नॉट विद इन ड्यूटी आज, तो किसी को भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो मामला उठा था कोलकाता में एक नर्स के एक डॉक्टर के साथ रेप का और हत्या का, वो उसको आज 1 महीना पूरा हुआ है। मुझे लगता है पहले यूट्यूब का बात कर ले। जी, हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं यूट्यूब पर, उससे मैं शुरुआत करती हूँ। तो मोहम्मद अली हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फतेह अली हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया ने अफगानिस्तान को क्यों भुला दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं आपको पाकिस्तान से सुन रहा हूँ। रमन गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर मासूम बच्चों की क्या गलती है, हम उन्हें मरता ही देखते रहेंगे, क्या कुछ करते क्यों नहीं, वो ऐसा पूछ रहे हैं। अखिलेश कुमार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। मदन लाल लंबोरिया, रंजीत प्रसाद है जो राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा हैं जो पाकिस्तान और तालिबान की बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता जो कह रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। रामजी शर्मा है हमारे साथ जुड़े हुए। कन्हैया प्रसाद एक सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय इस रिपोर्ट पर देना सही नहीं है, वो भी आधे घंटे के कार्यक्रम में, तो किस तरह की खबरों को समय दिया जाए ये भी बता दीजिए। मनोहर चमोली कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर दुनिया जहान की कड़ी बेहद शानदार लगी, वो बहुत मेहनत से तैयार हुआ ये कार्यक्रम। तो यहाँ पर एक बात दोहराना जरूरी है कि जो दुनिया जहान का पॉडकास्ट है, इसे आप पॉडकास्ट के पन्ने पर सुन सकते हैं और ये हर सोमवार को इसका एक नया जो एपिसोड है, एक नया संस्करण जारी हो जाता है। तो आज जो पॉडकास्ट यानी कि दुनिया जहां का आया है आपके पास, उसका जो शीर्षक है वो यही है कि हिजबुल्लाह आखिरकार चाहता क्या है। हीरालाल रॉय लिख रहे हैं कि मन की विधा मन ही राखो गोए,
इसके अलावा ईश्वर लिख रहे हैं कि बीबीसी हिंदी के पूरा दिन पूरी खबर के प्रस्तोता को नमस्कार। मनोहर चमोली का हमने जिक्र कर लिया। उपेंद्र मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के पूरे दिन शुरू हो चुके हैं। तौहीद अहमद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार अमेरिका है। डीके परमार कह रहे हैं कि सालों पहले इंग्लैंड, बाद में रशिया और लास्ट में अमेरिका ने अफगानिस्तान में खनिजों और डेरा जमाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। उपेंद्र मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि बीबीसी कुछ नया नहीं ला रहा। चलिए, आपने कहा है, हम इस पर गौर करते हैं। मनोहर लाल यादव कह रहे हैं बीबीसी को सादर प्रणाम प्रयागराज से। और शरद कुमार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। और मोहन, अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव, बात पश्चिम बंगाल की। कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना को आज यानी 9 सितंबर को पूरा 1 महीना हो गया है। आपको याद ही होगा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव पाए जाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। डॉक्टरों सहित हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए प्रदर्शन किया, सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ न्याय और जांच की मांग हो रही थी, वहीं डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे थे। और इस हड़ताल की वजह से, कहीं ना कहीं प्रदर्शन की वजह से सेवाएं प्रभावित हो रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं। सुमिरन, इस केस को 1 महीना हो गया। इस केस में क्या क्या हुआ एक बार अब हमने श्रोताओं को बता देते हैं कि 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के में ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव सुबह मिला था सेमिनार हॉल में। अगले दिन सुबह पुलिस ने टास्क फोर्स बनाई और जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर अभियुक्त संजय राय को गिरफ्तार किया। इसके बाद डॉक्टरों का प्रदर्शन तेजी से होने लगा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच के सही तरीके से न होने की बात कही और ये जो केस है सुमिरन को सीबीआई को सौंप दिया। 20 अगस्त को इसके बाद कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के बंदोबस्त के अभाव पर चिंता जताई और एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। और अब बात आज की। जी, तो 9 सितंबर को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने सीबीआई को नई जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 सितंबर तक का वक्त दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी रिपोर्ट सौंप दी, उसमें बताया गया था कि डॉक्टरों की हड़ताल के वक्त राज्य भर में यानी इसी राज्य में 23 मरीजों की जान गई थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुख्य जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौट जाने का आदेश दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि लगातार 28 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टरों की गैर मौजूदगी का राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी बुरा असर पड़ा है और पश्चिम बंगाल सरकार को भी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने होंगे। डॉक्टर्स का जो पक्ष है वो रख रही थी एडवोकेट गीता लूथरा और उन्होंने कहा कि जहां तक डॉक्टरों का मसला है, हम कहते रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, कमरे मिलने चाहिए, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं आउट ऑफ ड्यूटी आज, नॉट विद इन ड्यूटी आज, तो किसी को भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इनके पास कमरे होने चाहिए, फीमेल्स के साथ अलग, मेल्स के साथ अलग, सीसीटीवी होनी चाहिए, आरजी कोर में CISF होनी चाहिए, उसका बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मोहन, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब काम पर उनको कल शाम 5 बजे तक लौट जाना चाहिए, वहीं ममता बनर्जी ने भी अनुरोध किया कि प्रदर्शनकारी अब अपने काम पर लौट जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल? जे जगहटा आरजीकर हॉस्पिटल, সেই জায়গাটা ভীষণ। ममता बनर्जी कह रही हैं ये सब साजिश है। अगर आप हर दिन सड़कों पर इकट्ठा होते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, कई लोग बुजुर्ग हैं, उन्हें परेशानी होती है। हम अनुरोध करेंगे कि सभी प्रदर्शनकारी अपने काम पर लौट जाएं। मामला हमारे हाथ में नहीं बल्कि सीबीआई के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारी लेने के बजाय आरोप लगा रही हैं और आरोप किस पे लगाया? ममता बनर्जी पर। सुप्रीम कोर्ट, माता पिता पर आपको विश्वास नहीं? अरे आपके खुद के सांसद ने पत्र लिखकर कहा है कि इस पूरे केस में टोटल नो कॉन्फिडेंस है जनता का आपके प्रति, क्योंकि आपने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ और सच दबाव किया है। उल्टा उस पर कार्रवाई करने के बदले और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले
फिर से एक बार ममता बनर्जी वही कर रही है कि किसी और पर दोष मढ़ो। सवाल यह बनता है कि आज ममता बनर्जी जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला, और पॉडकास्ट में अब हम शामिल कर रहे हैं कोलकाता से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी को। तो सलमान भाई, 1 महीना तो हो गया, इस मामले ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। 1 महीने बाद आज स्थितियां क्या हैं और कितना असर पड़ा है अब? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है पूरे स्टेट की। और पश्चिम बंगाल के जितने सरकारी अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है और सीनियर डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी भी देख रहे हैं और ओपीडी की सेवाएं भी संभाल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। और जैसा आज एफिडेविट दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि अब तक 23 लोग जो है वो मरे हैं जिनको चिकित्सा की व्यवस्था नहीं मिल पाई और चूंकि इमरजेंसी काम नहीं कर रही थी और गंभीर रूप से बीमार लोग थे। लेकिन डॉक्टर जो जिस वक्त ये सुनवाई हो रही थी, मैं उस वक्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मौजूद था और ये डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सब देख रहे थे। और जैसे ही निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट का कि 5 बजे उन्हें काम पे लौटना है, मंगलवार के 5 बजे, तो एक तरीके से सन्नाटा पसर गया। इनका कहना था कि ये जो है इंसाफ जो है वो सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ही जो है इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही। इस वजह से डॉक्टर सब उदास हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सबके डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टर्स की बैठक चल रही है और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है उसके आलोक में अब अपनी रणनीति तय करेंगे। वैसे यहाँ जो पश्चिम बंगाल की इकाई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, उसने अभी बयान जारी किया और कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने निराशा व्यक्त की है सीबीआई पर भी और राज्य सरकार पर भी। सलमान, इस पूरी कहानी के 3 पहलू हैं, 3 पक्ष हैं। एक है मतलब सरकार, दूसरा है डॉक्टर्स और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट जो कि इस मामले की सुनवाई कर रहा है। डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार कह रही है कि वो आश्वासन दे रही है और सरकार ने इस दौरान विधानसभा में एक विधेयक भी पारित कर दिया। तो लेकिन विधेयक पारित करने के बाद भी 1 महीने के बाद भी स्थितियां अभी सुधरी नहीं है। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। ये एक जो है वो गलत जो है वो लोगों के दिमाग में धारणा बनी हुई है। केस जो है वो विशेष सीबीआई की अदालत में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही है इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा। तो जो भी केस चलेगा वो जो विशेष सीबीआई की अदालत है जहां पर अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया और रिमांड पे लिया सीबीआई ने, केस वहां चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये सुनिश्चित कर रही है कि इसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। और जो शॉर्टकमिंग्स है, जैसे असहयोग था पश्चिम बंगाल की सरकार का, पुलिस का, कोलकाता पुलिस का, जिस तरह से आरोप लग रहे थे, सीबीआई ने कुछ पॉइंट्स उठाए कि जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले चालान जो है वो कहाँ गया, तो वो डॉक्यूमेंट मिसिंग था। तो इस तरह की चीजें मॉनिटर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केस का ट्रायल नहीं कर रहा है। और जहां तक रही बात ये कानून बनने की, तो अभी तो ये कानून पारित करके भेजा है राज्यपाल को, राज्यपाल जो है अब इसको आगे भेज दिया है इन्होंने। अब इस पर क्या होगा ये तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो मौजूदा प्रावधान है अभी तो उन्हीं के तहत मामला दर्ज हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो धाराएं दर्ज की गई हैं उसके तहत ही ट्रायल चल रहा है। और अभी सीबीआई जो है बहुत सारी चीजें हैं जो उसने आज कोर्ट में पेश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चूंकि ओपन कोर्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब देख रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की के बात पर उन्होंने कहा कि ये हम सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अपनी फाइंडिंग सीबीआई ने दी होगी जो सार्वजनिक नहीं की गई, और वो बिल्कुल सही भी है कि करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होता है। लेकिन इस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स चूंकि वो चाह रहे थे कि फौरन इस पे इंसाफ मिल जाए, तो वो प्रक्रिया जो है वो तो उसमें समय तो लगेगा ही। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वरिष्ठ डॉक्टर है जूनियर डॉक्टर्स को। जी, संक्षेप में विपक्ष की भूमिका। विपक्ष का है कि विपक्ष, देखिए, एक तो ये हुआ कि जो आंदोलन हुआ था 27 अगस्त को, जो नबन्नो यानी कि यहाँ का जो सचिवालय है वहां का मार्च, तो इसमें क्या है कि डॉक्टरों का भी यही कहना है कि एक मुद्दा जो था वो बिल्कुल राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया और आपस में वो इन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बना के आपस में कुश्ती लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और
भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों आपस में इसको लेकर लड़े, जबकि मेन मुद्दा जो था वो कौन होता जा रहा है इन लोगों की लड़ाई के बीच में, राजनीतिक दलों की। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रावी कोलकाता से इस पॉडकास्ट यानी कि दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में लाइव जुड़ने के लिए। और अब सुमिरन, इस पॉडकास्ट का आखिरी पड़ाव यानी कि बात पेरिस पैरालंपिक की। मोहन, पेरिस में आयोजित पैरालंपिक का रविवार रात यानी कल रात पेरिस में समापन समारोह हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी हुई। गोल्ड मेडल जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। इस पैरालंपिक खेल समारोह में भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में हासिल किए अपने पदकों की संख्या को पार कर लिया, यानी इस बार प्रदर्शन अच्छा रहा। और ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं यानी कि जो रजत पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, लिखा कि भारतीय खिलाड़ियों को पैरालंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की बधाई। इस बार भारत का प्रदर्शन यानी कि भारत का सफर काफी अच्छा रहा। जहां टोक्यो पैरालंपिक में भारत को कुल 19 गोल्ड मिले थे, वहीं 19 मेडल मिले थे, माफ कीजिएगा। वहीं पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 पदक हासिल किए। जी, जहां तक गोल्ड मेडल्स की बात है तो भारत के लिए अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर नैन, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किए। साथ ही पदक तालिका में भारत 18वें नंबर पर रहा। तो अगर बात करें कि कौन सा देश सबसे आगे रहा, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, हाइलाइट्स क्या रहे थे पेरिस पैरालंपिक की, क्या नए रिकॉर्ड बने, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह से। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ट्रैक इवेंट्स में जो भारत की परफॉर्मेंस है ये पहले से कहीं बेहतर, सर्वश्रेष्ठ रही है, क्योंकि भारत के मेडल्स पहले भी आते रहे हैं, लेकिन ट्रैक इवेंट्स में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। तो प्रीति पाल जिन्होंने 2 मेडल जीते, 100 मीटर में ब्रॉन्ज, फिर 200 मीटर में ब्रॉन्ज, ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। फिर दीप्ति जीवन जी, उन्होंने भी 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लिया। फिर सिमरन, उन्होंने 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लिया। और एक बात जरूर मैं कपिल परमार की भी करना चाहूंगा, जूडो में अभी तक भारत का कभी भी मेडल नहीं आया था, और इस बार कपिल परमार ने, जो कि उस कैटेगरी में खेल रहे थे जहां पर विजुअल इंपेयरमेंट ऑलमोस्ट एज गुड एज ब्लाइंड जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उस स्टेडियम में खेल रहे थे, और वहां पर कपिल परमार ने भारत को जूडो में मेडल दिलवाया। और हरविंदर सिंह, आर्चरी में भारत के मेडल हैं पहले, लेकिन गोल्ड मेडल पहली बार। तो मैं कहूंगा हाइलाइट्स यही होंगी कि जिन इवेंट्स में भारत को पहले मेडल नहीं मिले हैं वहां मेडल भी आए और फिर गोल्ड मेडल भी आए। और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी क्रिएट किए भारतीय एथलीट्स ने। जैसे जेवलिन थ्रोअर हैं सुमित अंटिल, इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बेटर किया। पहले 68.55 मीटर ये इनका रिकॉर्ड था, इसको बेटर करके वो 59 पर ले गए। फिर हाई जंप में शरद कुमार हैं, उन्होंने भी मार्जिनली बहुत ही कम डिस्टेंस से उन्होंने अपना रिकॉर्ड बेटर किया, बट रिकॉर्ड एज ए रिकॉर्ड 1.86 मीटर से वो 1.88 मीटर तक लेकर के गए। फिर धर्मवीर थे क्लब थ्रो में, उन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाया। शॉर्ट पुट में बात करें तो सचिन खिलाड़ी ने एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया। और शूटर अवनी लेखरा की बात करें तो उन्होंने अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड वो बेटर किया। टोक्यो में जहां उनका 249.6 स्कोर था, इस बार 249.7 स्कोर। तो ये हाइलाइट्स मैं कहूंगा। अमन, इस बार के पेरिस पैरालंपिक की बात करें, कंपेयर करें इनको पिछले कुछ पैरालंपिक से, तो भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही और अब इसके आगे क्या? टोक्यो में भारत के 19 मेडल थे, उसमें 5 गोल्ड थे, और जहां टोक्यो में 5 गोल्ड थे, इस बार 7 गोल्ड हैं। भारत ने 18वें स्थान पर फिनिश किया। अब ये परफॉर्मेंस बेटर क्यों हुआ है? जो विमेन एथलीट्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2016 में दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक खिलाड़ी बनी थी मेडल जीतने वाली। फिर 2020 में ये संख्या 2 की हुई, अवनी लेखरा और भाविना पटेल, इन्होंने मेडल जीते। लेकिन इस बार भारत के 29 मेडल में से 10 मेडल विमेन एथलीट्स के द्वारा आए हैं, तो ये बहुत ही भारत के लिहाज से बहुत अच्छा रहा है। शीतल देवी, अवनी लेखारा, मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रुबीना फ्रांसिस, निथ्या शिवम, मनीषा रामदास, दीप्ति जीवन जी, सिमरन, इन सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो टोक्यो के मुकाबले जहां देखें कि मेडल बड़े हैं, वहीं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी आगे बढ़ा है। और एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि कम से कम 7 ऐसे इवेंट थे जहां भारत को 4th पोजीशन मिली, यानी कि पोडियम फिनिश से बहुत नजदीक थे लेकिन रह गए। तो अगर ये वाली 4th प्लेस फिनिशेस भी कन्वर्ट होती तो आप 7 मेडल जोड़ लीजिए और 36 मेडल तक पहुंच सकते थे। वे फॉरवर्ड की बात करें तो मैं जरूर यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, आप चाइना देखिए, चाइना के 94 गोल्ड मेडल्स हैं,
तो भारत को कुछ ना कुछ चाइना से सीखने की जरूरत है, ग्रेट ब्रिटेन से सीखने की जरूरत है, यूनाइटेड स्टेट्स से सीखने की जरूरत है। भारत के खिलाड़ियों को पहले से अधिक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी जरूरत ये रहेगी कि पहले तो आप जिन इवेंट्स में आप अच्छा कर रहे हैं उनको तो स्ट्रेंथन करते ही जाइए, लेकिन स्विमिंग है, जूडो है, ट्रैक इवेंट्स है, इनमें और ध्यान देने की जरूरत है। प्लस स्कूल लेवल से ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एथलीट्स में पोटेंशियल है भारत को आगे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दिलाने की, और उनको फुल्ली फंडेड प्रोग्राम देने होंगे। अभी स्पॉन्सरशिप्स की जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं पहले से, लेकिन इसको और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। तो भारत को आगे अगर और भी ज्यादा बेटर टॉप 10 में आना है, अगर आने वाले पैरालंपिक्स में आज से 4 साल बाद, तो फुल्ली फंडेड प्रोग्राम्स, अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करें प्रारंभ से और फुल सपोर्ट करें। ये थे खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह। तो बीबीसी हिंदी के आज के इस न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल यानी मंगलवार को। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया और गंगोत्री। मुझे और सुमरनप्रीत कौर को दे विदा। फिर मुलाकात होगी। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।